हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का ही एक सब टॉपिक, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो प्लीज उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं उसी के साथ लिंक करेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर भी, वो क्या है? इट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा, मैं लेटर ऑन भी आप लोगों को आज की क्लास के अंदर सिलेबस एक बार दिखा दूंगी, तो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात की हुई है। तो यहीं पे हम पूरा होली सोली इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर दैट इज बीओपी एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से एसोसिएटेड कुछ डेफिनेशंस यूज होंगी, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, एक रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, और उसके बाद हम फर्दर परस्यू करेंगे। तो जल्दी जल्दी डेफिनेशंस को रीड आउट करिए। Number one is the foreign exchange. Foreign exchange is a term that refers to foreign money which is internationally accepted by all the trading nations in the world. और मैंने आप लोगों को क्लास लेते समय एक और चीज बताई थी कि फॉरेन एक्सचेंज में जो भी करेंसीज आती हैं, आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक नहीं है, जो क्या बताता है कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी करेंसी आएगी। यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं ऑटोमेटिकली कौन सी करेंसीज जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट बनेगी। जैसे अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, तो यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसको मोस्टली सारी कंट्रीज क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में यूज करती है। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है और उसको इन रिटर्न आप डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या करती है, वो कभी भी डॉलर को लेने से रिफ्यूज नहीं करती। बहुत ज्यादा 99.9% चांस क्या होते हैं कि वो डॉलर को एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ पे अगर हम डॉलर की जगह रुपी देंगे, इंडियन रुपी, हर कंट्री इंडियन रुपी को एक्सेप्ट नहीं करती है। जब इंडियन रुपी को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, इसका मतलब इंडियन रुपी फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आ सकता। बट जहां पे मैंने बोला डॉलर, डॉलर को एक्सेप्टेंस मिल रही है, दैट्स व्हाई डॉलर इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पे लास्ट क्लास में आप लोग ये भी देख लेना कि मैंने आप लोगों को एक करेंसी की लिस्ट दी थी, जहां पे मैंने बोला था ये करेंसी क्या है, ये करेंसी फॉर्म करती है पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर टू इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दैट मस्ट बी पेड पर यूनिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहने का मतलब है, अगर हमने यहाँ पे इंडिया में एक डॉलर परचेज करना है, तो डॉलर परचेज करने के लिए हम कितने रुपए देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में, अगर हम सिर्फ एक फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, दैट इज अ डॉलर, तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द डॉलर। तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या प्राइस है, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आप लोग यहाँ रफ में अपने साइड पे लिख भी लेना, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इट इज द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। Number three is the currency appreciation. Currency appreciation refers to an increase in the value of one currency relative to another currency. In simple terms, it means that your domestic currency can buy more of a foreign currency. जैसे मैंने आप लोगों को वहां पे भी एग्जांपल बताई थी, अगर एट प्रेजेंट $1 क्या है, 82.87 रुपी का है, वही यूएस डॉलर समहाउ क्या हो जाता है, $1 कितने का हो जाता है, 70 रुपीज का हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कम प्राइस पे कर रहे हैं फॉर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर डॉलर। अभी भी हम एक ही डॉलर ले रहे हैं, लेकिन प्राइस कम पे कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है, दैट इज द डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपी, रुपी की वैल्यू इंक्रीज हुई। जब याद रखना, जब डॉलर का, जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कम होता है, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है। तो यहाँ पे कई बार क्या आता है, यहाँ पे होम करेंसी अप्रिशिएट हुई है, बट फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, होम करेंसी क्या हुई, अप्रिशिएट, एंड फॉरेन करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट।
फिर लास्ट क्या है, करेंसी डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ करेंसी रिलेटिव टू, यहाँ पे क्या है, अनदर करेंसी। दिस मीन्स वन यूनिट ऑफ योर करेंसी बाइज लेस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, वहीं पे आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, $1 अगर 82.87 रुपी का इस समय है, अगर उसी $1 की वैल्यू समहाउ क्या हो जाती है, 85 रुपी हो जाती है, तो अब अगर आप देखें, पहले हम लोग 82.87 रुपी दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं टू परचेज दैट पर्टिकुलर डॉलर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने ज्यादा प्राइस पे किया तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा, तो हमारी होम करेंसी की वैल्यू क्या हुई, होम करेंसी की वैल्यू कम हुई, फॉल कर गई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नोन एज होम करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, होम करेंसी डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, देखिए जो शायद इस टॉपिक का पार्ट तो नहीं है, बट जैसे हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एक होता है करेंसी डिवैल्यूएशन का। करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या पॉइंट फर्क है, देखिए दोनों में फॉल इन द वैल्यू ही हो रहा है। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ही हो रहा है, वन करेंसी का दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू का फॉल हो रहा है। बट यहाँ पे फर्क क्या है, जब हम करेंसी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पीछे बैक एंड में फोर्सेस है वो क्या है, दीज आर द मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई है जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है। बट जब आप करेंसी डिवैल्यूएशन देखोगे, जब हम फर्दर पढ़ेंगे भी करेंसी डिवैल्यूएशन के बारे में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज द गवर्नमेंट जो क्या करती है, करेंसी को डिवैल्यूएट करती है। क्लियर? तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जब आप करेंसी डिवैल्यूएशन बोल रहे हैं, दिमाग में क्या आएगा, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंसी डिवैल्यूएशन। बट जैसे ही हमने बोला करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, इट इज नॉट द गवर्नमेंट, इट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे जब हमने करेंसी एप्रिसिएशन बोला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ बीओपी सरप्लस। और करेंसी डेप्रिसिएशन के टाइम मैं क्या बोल रही हूँ, इट इज द रिजल्ट ऑफ बीओपी डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे बीओपी सरप्लस और बीओपी डेफिसिट अगर आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने ये वाली डायग्राम की थी, उस डायग्राम को समझाते समय मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब हम जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट में बेसिकली होता क्या था, पेमेंट्स इज इक्वल टू रिसीट। लेकिन समहाउ जब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या करते थे, शिफ्ट कर जाते थे। ठीक है, या ऊपर शिफ्ट हो गए या नीचे शिफ्ट होगा, जब भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाइवर्ट कर जाते थे, एट दैट टाइम हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट्स। जब आप लोग डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे पहुंच रहे हो, उस समय क्या होगा, ऑब्वियसली पेमेंट्स आर नॉट इक्वल टू रिसीट्स। यही होगा, जब भी आप इक्विलिब्रियम से शिफ्ट करोगे तब क्या होने वाला है, पेमेंट्स और रिसीट में इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, यही होगा। अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं पेमेंट्स आर नॉट इक्वल टू रिसीट्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। नंबर वन, पेमेंट क्या है, पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स, एंड नंबर टू इज द पेमेंट्स आर लेस देन रिसीट्स। जब हम बात कर रहे हैं पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चलेगा, पेमेंट जब ग्रेटर देन रिसीट्स हैं, उस समय मेरे को आप बताइए, पहले डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, उस समय डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स, डेफिसिट होगा। और जब डेफिसिट होता है तब करेंसी एप्रिसिएशन होगी या करेंसी डेप्रिसिएशन होगी, अभी आप लोग अपनी सोचिए और आप लोग मुझे बताइए पॉज करके। ठीक है, फिर अब जब हमने लिखा पेमेंट लेस देन रिसीट्स है, तो उस समय क्या होगा, उस समय सरप्लस होगा। और सरप्लस के टाइम क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन या करेंसी डेप्रिसिएशन,
देखिए डेफिसिट जब भी इकोनॉमी में होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेसिकली इस समय हो क्या रहा है, इस समय अगर हम लोग बात करें फॉरेन करेंसी की, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड क्योंकि फॉरेन करेंसी से ही तो आप पेमेंट्स कर रहे हो। आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यू डू नॉट नीड रुपी, आपको क्या चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, आपको बाकी सारी करेंसीज चाहिए। तो हमें बाकी करेंसीज की डिमांड करें, अगर हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो करेंसी में हम डील कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे लिए है दैट इज डॉलर, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने लिस्ट दी हुई है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो फॉरेन एक्सचेंज अगर मैं यहाँ पे बोलूं, फॉरेन एक्सचेंज की जगह मैं डॉलर बोलूंगी अब, ठीक है। डॉलर मुझे पेमेंट करनी है, मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो मैं डेफिसिट के टाइम क्या कर रही हूँ, डेफिसिट के टाइम मैं बोल रही हूँ मुझे डॉलर दीजिए। जब मैं डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रही हूँ इसका मतलब अब मैं महंगे रेट्स पे भी डॉलर परचेज करने को तैयार हूँ। जब मैं महंगे रेट पे डॉलर परचेज करने को तैयार हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, अगर मैं एट प्रेजेंट $1 82.87 रुपी का ले रही हूँ, वही डॉलर मैं अगर महंगे रेट में लेना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं $1 के लिए क्या पे करूंगी, 85 रुपी लेट्स से। तो जब मैंने ज्यादा रुपी पे किया, तो बताइए यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, होम करेंसी की वैल्यू की होम करेंसी की वैल्यू क्या हुई, कम हुई या ज्यादा हुई। यहाँ पे होम करेंसी की वैल्यू में क्या आया, फॉल आया, और इस समय आप लोगों को क्या पता चलेगा, होम करेंसी क्या होगी, डिवैल्यू सॉरी डेप्रिशिएट होगी, डिवैल्यूएट नहीं इट्स डेप्रिसिएशन। होम करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, क्लियर। तो डेफिसिट के टाइम मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि किस तरीके से आपने देखा कि होम करेंसी क्या होगी, डिप्रिशिएट हुई। उसी तरीके से जब हम सरप्लस की बात करेंगे तब क्या होगी, हमारे पास कंट्री के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है डॉलर की। तो अगर हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं करते। वैल्यू नहीं करने का मतलब क्या है, पहले अगर हम डॉलर के लिए 82.87 रुपी पे करने को तैयार थे, अब उसी डॉलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी डॉलर के लिए हम लोग रेडी होंगे पे करने के लिए कम अमाउंट। तो लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, 80 रुपी पे कर रहे हैं। तो सरप्लस के टाइम क्या हुआ, इंडियन रुपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर गई। जब हमने बोला इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो हमारी होम करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। तो अब आपको समझ आया कि होम करेंसी डेप्रिसिएशन किस तरीके से डेफिसिट से लिंक है और होम करेंसी एप्रिसिएशन किस तरीके से सरप्लस से लिंक है, क्लियर। अभी हमने जो डेफिसिट देखा और सरप्लस देखा, ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस हैं। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इसी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन को करेक्ट करने की। देखिए जब हम डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन को करेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके से करेक्शन आ सकती है। नंबर वन, एक प्रोसेस में क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और दूसरे में क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती वहां पे हम क्या बोलते हैं कि जितनी भी एडजस्टमेंट है डेफिसिट में सरप्लस में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑटोमेटिक करेक्शन होगी एक जगह, और दूसरी जगह हम लोग क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक करेक्शन की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस होल थिंग इज नोन एज द इक्विलिब्रियम सिस्टम। इसका नाम प्लीज याद रखना। अब जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो अभी आप लोगों को ये तो समझ आ गया कि जब भी डेफिसिट या सरप्लस आएगा हमें क्या करना है, हमें उसको करेक्ट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्यों हम डेफिसिट या सरप्लस लॉन्ग टाइम तक नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने वहां देखा था कि अगर लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, सरप्लस होगा, तो उससे भी क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली डेफिसिट तो हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन अगर समहाउ हम लोग चाहेंगे सरप्लस आ जाए इकोनॉमी में, तो सरप्लस की वजह से भी इकोनॉमी में क्या होगा, एक तो इन्फ्लेशन दिखाई देगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, आप लोगों को पता है कि प्राइस राइज होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि प्राइस राइज बहुत ज्यादा इकोनॉमी में दिखे, तो प्राइस राइज इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा होता है। और आप लोगों को भी पता है कि आरबीआई क्या करता है, 4 ± 2% की रेंज के अंदर ही इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश करता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस समय जो करंट इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया के अंदर वो कितना है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इन्फ्लेशन आ सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, सरप्लस की वजह से करेंसी एप्रिसिएशन। जब करेंसी एप्रिसिएशन होगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे थे, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे थे। जब एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं तब हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स की कहीं ना कहीं डिमांड आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर नहीं दिखाई देगी, और हम लोग लेकिन इंपोर्ट्स तो कर रहे हैं और इंपोर्ट्स तो हमारे लिए सस्ते नहीं हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स जब एक्सपेंसिव हो रहे हैं उसकी तो डिमांड होगी नहीं, लेकिन इंपोर्ट्स की डिमांड तो हो रही है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी हम लोग की कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी जो है वो नहीं आती है। दैट्स वाई सरप्लस भी लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस है तो आप हमेशा कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट करने की कोशिश करेंगे, लेंडिंग करेंगे, ताकि इन फ्यूचर तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी आपको फ्यूचर में तो आ जाए पैसा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में तो स्टेबिलिटी रहेगी ना इकोनॉमी में। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, एक अकाउंट में अगर सरप्लस है तो दूसरे में कहीं ना कहीं डेफिसिट लाने की कोशिश करती है कंट्री। क्लियर। और डेफिसिट तो वैसे ही गुड नहीं है, क्योंकि डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, आपके ऊपर बोरोइंग का प्रेशर आ जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर डेट है, अगर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा डेफिसिट के टाइम, तो आप लोग क्या करेंगे, आप फिर से क्या करेंगे, बोरो करेंगे, और फ्रीक्वेंट बोरोइंग की वजह से क्या होगा, आप एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा सरप्लस भी अच्छा नहीं है, और डेफिसिट मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेफिसिट तो बहुत अच्छा है ही नहीं इकोनॉमी के लिए। अगर आप डेफिसिट करना भी चाहते हैं इकोनॉमी में तो बोरोइंग कर भी रहे हैं तो बोरोइंग किस तरीके से करनी है, बोरोइंग इस तरीके से होनी चाहिए इकोनॉमी में कि जो बोरोइंग हम यूज कर रहे हैं, हम ले रहे हैं पैसा बाहर से, उस पैसे को हम लोग क्या करें, उस पैसे से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूज करें रादर देन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। क्लियर। अब इस स्लाइड को रीड कर लीजिए। ये स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली क्लास के अंदर शेयर की हुई है, तो प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिए। But if a country is running persistent surpluses in its current account, not offset by capital account deficit, it will run several risks. Number one is the accumulation of foreign reserves by country's monetary authority leads to expansion of money supply and domestic inflationary price upsurge, जो अभी हमने देखा। And number two is the exchange rate appreciation, which would in turn make countries export less competitive in world market, which leads to import expansion and export contraction. तो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि why deficit is bad for the economy and why continuous surplus not offset by capital account deficit is again bad for the economy. ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग बेसिकली बोल क्या रहे हैं कि डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक की, दैट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज। अब एक बार सिलेबस को देखिए। देखिए सिलेबस में अभी तक जो हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है, हमारा टॉपिक बेसिकली यहाँ पे यूपीएससी ने जो मेंशन किया हुआ है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, जिसमें से एक सब टॉपिक है हमारा प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो हमारा टॉपिक ये है। तो अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों से 17-18 मिनट बात की, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम सिस्टम्स पे बात क्यों की है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछा है प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो हम यहीं पे बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है। तो आप देखिए, अभी आपने सिलेबस के अंदर टॉपिक पढ़ा, टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है उन्होंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की बात जब की जा रही है टॉपिक में, तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में तो पता चल गया, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ हम लोगों को क्या देखना है, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट इज अ टेक्निकल टर्म हियर। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट क्या है। तो इसके लिए मैं वापस से आप लोगों के सामने एक बीओपी अकाउंट बना रही हूँ, तो आप लोग भी ड्रॉ कर लें। ये अकाउंट हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली क्लास में भी सेम अकाउंट बना रही हूँ। ठीक है। तो प्लीज ड्रॉ इट। हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, फिर हमारे पास क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट, फिर इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट।
इसको फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री में क्या आएगा, रिसीट, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख भी देती हूँ रिसीट, और डेबिट एंट्री में क्या आने वाला है, पेमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको बनाए तो हमारे पास अगर सपोज ये वैल्यूज हैं तो आप लोग प्लीज पूरा लिख लेना, गुड्स सर्विसेज एंड सो ऑन। आप वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए ये प्रॉपर वैल्यूज लिख रही हूं मैं। मैंने एक कॉलम यहाँ पे छोड़ दिया, दैट इज द इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। तो देखिए, अगर आप इसको सम अप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3350, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे 3500। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, मैं ये बोल सकती हूँ कि 3350 इज लेस देन 3500, दैट इज माई पेमेंट्स आर लेस देन receipts। मतलब जो चीज मैं खर्च कर रही हूँ वो कम है एज कंपेयर टू जो चीज मैं अर्न कर रही हूँ, यही मतलब होता है इसका। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट्स इज लेस देन योर रिसीट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम दिख रहा है, बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, यही मतलब है इसका। पहली बात क्लियर। तो जब हमने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, अब हमें करेक्ट करना है। और ये वाला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 150 ऐड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3500। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर मैं 150 लिखूं तो मेरे पास क्या आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मुझे इक्वालिटी मिलेगी लास्ट में। तो ये जो जब मैंने 150 नहीं लिखा था, तो इस समय जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है हम उसको क्या कहते हैं, दोज ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, नाम याद रखना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स होती क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स को क्या कहा जाता है, दीज आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑटोनॉमस की जब भी हम बात करते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इट मींस अबव द लाइन ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ अदर आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही हैं, दीज आर बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे आपको याद रखना, जब भी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है, हमने क्या देखा था, यहाँ पे 3500 आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, 3350। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक हम बोलते हैं बीओपी इक्विलिब्रियम, एक हम बोलते हैं बीओपी बैलेंस। जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तब क्या होना चाहिए, अगर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 150 की जगह यहाँ पे क्या हो जाता ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाती, ठीक है, अगर मैं 150 नहीं लिखती यहाँ पे, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या होता कि दोनों वैल्यूज मुझे क्या मिलती, 3500 मतलब ये जो टोटल होता और ये टोटल होता, दोनों क्या होता, अगर सेम होता, तब हम लोग क्या बोलते कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहां इक्विलिब्रियम आया। कहने का मतलब है, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्वालिटी आएगी ऑन द क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, उस समय हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। और अगर आपकी इक्वालिटी नहीं आती, इक्वालिटी कब आती है आपकी, अगर आपकी इक्वालिटी समहाउ यहाँ पे क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में कोई एंट्री करने के बाद आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। तो याद रखना, बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 35 होता है, यहाँ पे 33 भी हमें टोटल करके मिल रहा था, लेकिन लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने बीओपी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस समय यहाँ पे ऑन द क्रेडिट साइड या डेबिट साइड जो भी केस होगा, उस हिसाब से हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड दोनों जगह एंट्री सेम करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीओपी balance. BOP always balance, but BOP can be in equilibrium or and
और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो जो हम यहाँ पे वैल्यूज डाल के इसको बराबर कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस क्या करती है? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस हेल्प करती है टू सेटल द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया। जब मैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस की बात करूं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या है, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, यहां तक क्लियर हुआ? अब हमारा जो टॉपिक था दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये इसीलिए समझाया, जब हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इक्विलिब्रियम कैसे आना चाहिए? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस हमें अकोमोडेटिंग को यूज नहीं करना। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम आएगा विदाउट द यूज ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, उस समय हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज बीओपी एडजस्टमेंट। तो इसकी एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो अब जल्दी जल्दी इन डेफिनेशंस को एक बार रीड आउट कर लीजिए। नंबर 1 इज द ऑटोनॉमस और अबव द लाइन ट्रांजेक्शन। दीज आर दोज दैट टेक रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ अदर आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट एंट्री को एडजस्ट करने, सॉरी जो लास्ट में एंट्री थी हमारी इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट की, वहां पे हम डेबिट या क्रेडिट एंट्री को एडजस्ट नहीं करते। विदाउट दैट हमारे पास जो भी टोटल आता है वो हम किसके अंदर देखते हैं? दैट इज under the autonomous or above the line transaction. Number 2 is the accommodating or below the line transaction. These are those that are done due to balance or payment situation in the country. For example, आपको example से ज़्यादा समझ आएगा. For example, if a country is forced to sell gold in order to clear its balance of payment deficit, it is said to be accommodating transaction. Number 3, balance of payment settlement. When accounting balance is produced with the help of accommodating transaction, जो हमने इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट एंट्री को एडजस्ट किया, यहाँ पे अगर हम वो चीजें करते हैं तो उसके बाद जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बैलेंस मिलता है वो क्या है? बीओपी सेटलमेंट। फिर बीओपी एडजस्टमेंट जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हेन अकाउंटिंग बैलेंस इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। क्लियर? अब आपको ये भी समझ आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट क्या होता है। देखिए, और मैंने आपको ये भी बताया कि एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है। नंबर 1 इज द जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। नंबर 2 जहां पे ऑटोमेटिकली बीओपी एडजस्टमेंट हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अब आप लोग क्या कहेंगे उसको? दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिस्टम। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम की, यहाँ पे हम दो तरीके से बीओपी एडजस्टमेंट करते हैं। नंबर 1, प्लीज नोट डाउन, a system with price flexibility, interest rate flexibility and income level flexibility and the exchange rate is assumed to be fixed. यहाँ पे सिर्फ हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स है, उसके अलावा चाहे प्राइस हो वो फ्लेक्सिबल है, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है और इनकम भी फ्लेक्सिबल है, याद रखना। और दूसरा क्या है? अ सिस्टम विथ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आज के टॉपिक के अंदर जो हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पे हमारा एक्सचेंज रेट तो फिक्स है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजों में क्या हमें दिखाई देगी? फ्लेक्सिबिलिटी, बी इट द प्राइस लेवल, बी इट द इंटरेस्ट रेट, बी इट द इनकम लेवल। क्लियर? तो स्टार्ट करें अब हम इस मॉडल की। पहले एजम्पशंस रीड आउट कर लीजिए, बहुत सिंपल एजम्पशंस है। नंबर 1, इनिशियली कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम। जब हम बात कर रहे हैं कंट्री इक्विलिब्रियम में है, हम बोल क्या रहे हैं? आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई भी सरप्लस नहीं है, कोई भी डेफिसिट नहीं है, मतलब रिसीट्स आर इक्वल टू पेमेंट्स हियर। नंबर 1। Number 2, country has fixed exchange rate. Number 3, country has no foreign exchange reserve. Number 4,
only way to settle this equilibrium in balance of payment is through the movement of gold in and out. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितना भी अपना एनालिसिस करेंगे वो इसी पॉइंट पे सारा डिपेंड करेगा. नंबर 4, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि इनिशियली कंट्री के अंदर क्या है, कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है. इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट बराबर है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, हमारी अर्निंग्स आ रही है. इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, वी आर पेइंग. तो रिसीट्स इज इक्वल टू पेमेंट बोलूं या एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट बोलूं, कोई फर्क है इन दोनों बातों में? तो हमने बोला कि इस समय हम इक्विलिब्रियम में है जहां पे एक्सपोर्ट्स बराबर है इंपोर्ट के. समहाउ क्या होता है, कोई भी ऐसी बीच में इंटरवेंशन हो जाती है जिसकी वजह से एक डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां पे एक्सपोर्ट्स आर नॉट इक्वल टू इंपोर्ट. समहाउ हमने क्या बोला कि फॉरेन कंट्री में क्या हो गया, कोई इनोवेशन हुई जिसकी वजह से फॉरेन कंट्री में क्या हो गया, फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए. फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़े. इसका मतलब अगर हम होम कंट्री की बात करें, होम कंट्री में क्या हो रहा है, होम कंट्री में इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट अगर यहाँ आएंगे, जैसे ही वो एंटर किए अपनी कंट्री में, तो हमारे लिए तो वो इंपोर्ट्स है, मतलब होम कंट्री में इंपोर्ट्स बढ़ गए. जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट के, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं. जब हम ज्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर फेसिंग डेफिसिट सिचुएशन. तो हमने बोला ऑल्दो इनिशियली हम लोग क्या थे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में थे जहां पे एक्सपोर्ट्स बराबर थे इंपोर्ट्स के, या हम लोग कह सकते हैं पेमेंट्स फॉर imports are equal to receipts from imports. इस तरीके की इनिशियली एक सिचुएशन थी, लेकिन somehow फॉरेन कंट्री में एक इनोवेशन हुआ जिसके बाद क्या हुआ, वहां के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए. वहां के एक्सपोर्ट्स जब बढ़े तो हमने क्या बोला, होम कंट्री के लिए बोलो क्या हो गया, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गया. क्लियर? तो होम कंट्री में आपने क्या देखा, इंपोर्ट बढ़ा. जब होम कंट्री में इंपोर्ट बढ़ा तो डेफिसिट होगा. अब इस डेफिसिट को करेक्ट करना है, तो डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारी कंट्री से गोल्ड क्या होगा, गोल्ड बाहर जाएगा. क्योंकि पैसा आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट करोगे गोल्ड आउटफ्लो से. तभी मैंने आप लोगों को एजम्पशन पढ़ाते समय बोला था, दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल. तो गोल्ड आउटफ्लो हुआ, जब गोल्ड आउटफ्लो होगा तो हमारी कंट्री से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इन मनी सप्लाई. जब मनी सप्लाई कम होगी तो प्राइस में क्या आएगा, क्योंकि हम लोगों का एक पॉइंट प्राइस भी था, तो हम यहाँ पे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे. तो कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस फॉल करेगा. जब प्राइस फॉल करेगा, हमारी कंट्री के अंदर बात हो रही है ये, ठीक है, जब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइस फॉल कर रहा है तो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट फॉरेन वाले भी देखेंगे, यहाँ पे तो बड़े कम प्राइसेस में सामान मिल रहा है, तो वो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट की डिमांड स्टार्ट करेंगे. तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे और इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसको भी पता है यहाँ का प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ का प्रोडक्ट परचेज करेगा रादर देन इंपोर्टेबल. तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे. तो यहाँ पे आस्ता आस्ता क्या होंगे, जब एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट की सिचुएशन पे पहुंचेंगे. तो हम कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हम डिसइक्विलिब्रियम से शुरू हुए और फाइनली हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे. तो आप लोगों को क्या समझ आया कि यहाँ पे जब प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप लोगों को क्या याद रखना है, डेफिसिट हुआ, डेफिसिट की वजह से गोल्ड आउटफ्लो हुआ पेमेंट्स के लिए. जब गोल्ड आउटफ्लो हुआ यहाँ से तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई हुआ, उसकी वजह से प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ, एक्सपोर्ट की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. फॉरेन कंट्री में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट फॉल होंगे, तो अल्टीमेटली एक्स इज इक्वल टू एम की सिचुएशन में आएंगे और हम लोग वापिस से कहां पहुंचेंगे, इक्विलिब्रियम में. दिस इज नोन एज बीओपी एडजस्टमेंट. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इसी तरीके से आप फॉरेन कंट्री में भी समझा सकते हैं. फॉरेन कंट्री में क्या हो गया, फॉरेन कंट्री के अंदर सरप्लस आया, उस समय क्या हुआ था, एक्सपोर्ट्स बढ़े थे, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, क्योंकि हमने तो एग्जाम्पशन ही ये लिया ना कि फॉरेन कंट्री के अंदर क्या हुआ, इनोवेशन हुआ जिसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े. जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, इस कंट्री के अंदर हुआ गोल्ड इनफ्लो.
जब इस कंट्री के अंदर गोल्ड इनफ्लो हुआ तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, मनी सप्लाई एक्सपैंड करेगी फॉल करेगी? मनी सप्लाई एक्सपैंड करेगी। और जब मनी सप्लाई एक्सपैंड करेगी तो यहाँ पे प्राइसेस क्या होने वाले हैं, प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो प्राइसेस इंक्रीज हुए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस कंट्री के अंदर क्या होंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट महंगा है तो यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो क्या करेंगे, वो बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे। रेजिडेंट से क्या किया, यहाँ का प्रोडक्ट महंगा है, वो कहेंगे हम बाहर किसी और कंट्री से प्रोडक्ट मंगवाएंगे, तो हमारी होम कंट्री से ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट मंगवाएंगे। जब हमारी होम कंट्री से ये प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेन कंट्री के लिए वो क्या हुए, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट बढ़ेंगे और इनका प्रोडक्ट जो महंगा है उसकी डिमांड क्या बाहर की मार्केट में होंगी, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। जब इंपोर्ट बढ़ेंगे तो एट सम टाइम इंपोर्ट बराबर हो जाएंगे एक्सपोर्ट के फॉरेन कंट्री में भी। तो फॉरेन कंट्री में भी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बीओपी एडजस्टमेंट हमने अचीव कर लिया। देखिए फॉरेन कंट्री में भी और होम कंट्री में भी। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग इंटरेस्ट रेट वाला देखेंगे। देखिए इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हम वही एज्यूम करेंगे कि फॉरेन कंट्री में सम इनोवेशन की वजह से क्या हुआ, सरप्लस हुआ, और होम कंट्री में क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। तो होम कंट्री में अगर डेफिसिट हुआ था इसकी वजह से क्या होगा, गोल्ड आउटफ्लो होगा। बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट गोल्ड आउटफ्लो हुआ। गोल्ड आउटफ्लो की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अभी हमने क्या देखा था, प्राइस फॉल हुआ। जब मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर तो फॉरेनर्स क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जब यहाँ पे शेयर्स में, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उनको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, तो यहाँ पे जब उनका पैसा अंदर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कैपिटल इनफ्लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल इनफ्लो हुआ। कैपिटल इनफ्लो की वजह से क्या हुआ, जो हमारा पेमेंट, पहले पेमेंट ज्यादा था, ठीक है, डेफिसिट में थे पहले, तो कैपिटल इनफ्लो की वजह से हुआ क्या, जो पेमेंट हमारी ग्रेटर देन थी किसके, रिसीट्स की, अब यहाँ पे जो हमारा लॉस था वो हम रिकवर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कैपिटल इनफ्लो। तो यहाँ पे भी पेमेंट्स कम होती रह जाएंगी जो हमें देनी है, ठीक है, जो हमारे ऊपर कर्जा है वो कम होता जाएगा। और यहाँ पे जब रिसीट्स बढ़ रही हैं आपकी तो अल्टीमेटली हम लोग वापस से कहाँ पहुंचेंगे, वापस से हम बीओपी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंचेंगे। तो लाइकवाइज अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं तो फॉरेन कंट्री में क्या था, सरप्लस, ठीक है, फॉरेन में, रेड वाला फॉरेन में लिख रही हूँ, सरप्लस कंट्री, गोल्ड इनफ्लो हुआ। गोल्ड इनफ्लो से क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फॉल करेगा तो फॉरेनर्स को वहां पे उनकी कंट्री में उनको लग रहा है कि यहाँ पे तो इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, तो यहाँ से वो पैसा उठाएंगे, हमारी कंट्री में आएंगे जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आउटफ्लो। जब कैपिटल आउटफ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वापिस से कैपिटल आउटफ्लो की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, जो सरप्लस था वो टेंडेंसीज वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी और वहां पे अगेन क्या हो जाएगा, बीओपी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे इनकम लेवल। इनकम लेवल पे भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, होम कंट्री डेफिसिट से। जब होम कंट्री पे डेफिसिट है तो आप लोगों को क्या समझ आया, होम कंट्री में डेफिसिट होने की वजह से गोल्ड आउटफ्लो हुआ। गोल्ड आउटफ्लो का मतलब है मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन, यही मतलब है। मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा। अभी तक जो हमने इंटरेस्ट रेट वाला पार्ट देखा वही है सेम। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है इकोनॉमी में, फॉल, क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई इन्वेस्टर नहीं विलिंग होगा कि हम इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्या होगी, फॉल होगी। और यहाँ पे रिवर्स मल्टीप्लायर से क्या होगा, इनकम क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स मल्टीप्लायर। जब इनकम फॉल होगी,
अब यहाँ पे क्या लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। क्यों इंपोर्ट कम होगा? क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम किस तरीके से डिमांड क्रिएट करेंगे? तो इंपोर्ट कम होगा जब हम लोग क्या देखेंगे, अल्टीमेटली एक लेवल आएगा जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीओपी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर? या आप इसको क्या कह सकते हैं, बीओपी एडजस्टमेंट हो रहा है ये। नंबर 1 क्लियर यहां तक? अब देखिए, अब अगर हम लोग फॉरेन कंट्री की बात करें, फॉरेन कंट्री में क्या था, सरप्लस था। सरप्लस की वजह से क्या हो गया, गोल्ड इनफ्लो हो गया, मनी सप्लाई अंदर आया, मनी सप्लाई अंदर आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया, इन्वेस्टमेंट क्या हुई, इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, इंपोर्ट इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू m आ गया। क्लियर हुआ? तो चाहे आप लोगों को इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आए अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, चाहे इनकम लेवल फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे प्राइस लेवल फ्लेक्सिबिलिटी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो आप लोग अब अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है। यहां तक कोई इशू? तो अभी क्विक समरी करेंगे। एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट में हम लोग क्या बात करते हैं, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स में अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को किए बिना ही क्या हो जाता है, एक बैलेंस अचीव हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बीओपी एडजस्टमेंट। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की, यहाँ पे हमने 3 चीजों पे बात की। नंबर 1 प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 2 इनकम फ्लेक्सिबिलिटी, एंड नंबर 3 इज द इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें एडजस्टमेंट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से लाना है, चाहे इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी से लाना है, चाहे इनकम फ्लेक्सिबिलिटी से लाना है, एजम्पशंस रिमेन द सेम। एजम्पशंस क्या है, जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करिए। स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियली इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे जो भी करेक्शन होने वाला है वो गोल्ड इनफ्लो एंड गोल्ड आउटफ्लो से होगा, और कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? ठीक है, तो यहीं पे आज का हम खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज, अगर आपको आज का लेक्चर वैल्यूएबल लगा है, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।